हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोस्पेक्टस। तो आज जो है प्रोस्पेक्टस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन हमने अच्छे से देखा था, समझा था। एंड उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देखे थे। 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसको हमने समझा था। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। आज के लेक्चर के अंदर प्रोस्पेक्टस के पार्ट नंबर 2 के अंदर हम समझने वाले हैं। एक तो भैया प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है वो क्या होता है, क्या कंटेंट होता है इसके अंदर। मैंने बोला ना, कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको पॉइंट वाइज अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको लिखना होता है, तो वो क्या कंटेंट होता है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, मिसलीडिंग की गई है या फ्रॉड किया गया है ना, तो उस केस में क्या लायबिलिटीज होगी डायरेक्टर की, प्रमोटर की और कंपनी की। ओके जी, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 26 के अंदर हमें बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, नेम तो होगा ही, है ना, किसका, कंपनी का, और कंपनी का ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है, और उसका ऑडिटर कौन होगा, सीएस कौन होगा कंपनी का, कंपनी सेक्रेटरी, रजिस्टरिंग एड्रेस कहाँ होगा। ये सारी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है ये सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है डेट, कब इशू होगा, शेयर कब इशू करेंगे, है ना, कब इशू करना स्टार्ट करेंगे, अप्लाई कब कर सकते हैं, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या होगी इशू की, आईपीओ की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या होगी, जिसके बीच में इन्वेस्टर्स जो है आपकी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद में प्रोस्पेक्टस के अंदर यह भी लिखा होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, है ना, उन्होंने सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया है या नहीं, किस पर्पज से, ताकि जो शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन बनी आएगी, भाई जो भी बंदा शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेगा ना, तो अप्लाई करेगा तो पैसा भी तो देगा ना साथ में। आपको अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आप अप्लाई करोगे, तो ओनली एप्लीकेशन थोड़ी जाएगी, उसके साथ साथ पैसा भी तो जाएगा शेयर खरीदने के लिए। तो वो पैसा कौन से बैंक अकाउंट के अंदर रखना है, तो सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखना है। तो उस सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया है नहीं किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अब करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कैसे करेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिटेल देंगे कि जो आपने पिछला कोई अगर आईपीओ लेके आए थे, हो सकता है कंपनी पहले भी शेयर इशू कर चुकी है, तो उससे जो भी पैसा आया था उसमें से कितना पैसा आपने यूटिलाइज कर दिया और कितना नॉन यूटिलाइज किया है, यानी कि उसका उपयोग नहीं किया है, वो डिटेल अगर है तो देनी पड़ेगी। इसके बाद सहमति चाहिए, कंसेंट चाहिए, किसकी, डायरेक्टर की, ऑडिटर की, बैंकर की, और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लगानी होगी। इसके बाद में कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया है, अगर रेजोल्यूशन पास तो करना ही पड़ेगा अगर आईपीओ लेके आना है तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन अगर पास किया है तो उसका डिटेल भी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या शेड्यूल रहेगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का। आज मैं ना आपको किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस खोल के दिखाऊंगा। ओके, चलो देखेंगे हम ऑनलाइन की भाई कोई कंपनी का है क्या, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, और ऑब्जेक्ट क्या है इशू हुआ, भाई शेयर इशू करने से, सिक्योरिटीज इशू करने से, डिबेंचर इशू करने से, बॉन्ड्स या स्टॉक इशू करने से जो पैसा आएगा उसका क्या करोगे भैया, क्यों कर रहे हो इशू, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा आपको बिजनेस की जो लोकेशन है वो भी बतानी पड़ेगी। इसके अलावा जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, आप जो प्रोजेक्ट करोगे ना, भाई ये हम शेयर इशू कर रहे हैं 10 करोड़ के या 20 करोड़ के या 100 करोड़ के, तो 100 करोड़ रुपए जो आओगे ना उसको किस प्रोजेक्ट में लगाओगे, उसमें रिस्क फैक्टर कितना होगा, आपके बिजनेस का रिस्क फैक्टर कितना है, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमाउंट इज पेएबल ऑन द प्रीमियम, अगर आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो कितने प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। डिटेल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की फुल डिटेल देनी पड़ेगी, उनको रेम्यूनरेशन यानी कि उनको आप कितना सैलरी दोगे, कितना बोनस, कितना कमीशन, क्योंकि वो काम कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, वो भी देना पड़ेगा।
और इसके अलावा अगर डायरेक्टर का कोई कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी के जो प्रीवियस 5 ईयर के, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी के, वो भी आपको प्रॉस्पेक्टस के अंदर दिखाने पड़ेंगे। उनकी सारी रिपोर्ट्स को आपको दिखाना पड़ेगा। ओके जी, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कंटेंट। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेक्टस जब आप तैयार कर लोगे तो सबसे पहले उस प्रॉस्पेक्टस को आपको सर्व करना है रजिस्ट्रार को, यानी कि आरओसी को। प्रॉस्पेक्टस तैयार होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा आप पब्लिक में इशू कर दोगे, नहीं, पहले आपको उस प्रॉस्पेक्टस को आरओसी के पास में भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। और आरओसी जो बंदा है वो क्या करता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, इनकॉर्पोरेशन करता है ना, इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आरओसी जो है उस प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से देखेगा और उसके बाद में उस प्रॉस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कर देगा। उसके बाद फिर वो प्रॉस्पेक्टस पब्लिक में इशू होगा, ब्रोकर्स के पास में जाएगा, इन्वेस्टर्स के पास में जाएगा। ओके, तो ये यहां पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। इनवैलिडिटी ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं तो यहां से आ सकता है। वो ये है कि जैसे ही आपकी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस का आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, किसके पास, आरओसी के पास में, जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया आरओसी ने भाई बोला हाँ ठीक है आपका प्रॉस्पेक्टस सही है, इसमें हम रजिस्टर्ड कर देते हैं, उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉस्पेक्टस आपको पब्लिक में इशू कर देना है और लोगों को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करना है। तो ये लिखा हुआ है prospectus is considered invalid if it is not issued 90 days from the date of delivery to the registrar। जिस दिन रजिस्ट्रार को आपने प्रॉस्पेक्टस भेजा है उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो प्रॉस्पेक्टस पब्लिक में इशू कर देना है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर नहीं करोगे तो उसके ऊपर जैसे ही 1-2 दिन हो जाएंगे, एक भी दिन ऊपर हो जाएगा तो आपका प्रॉस्पेक्टस हो जाएगा इनवैलिड। ओके, ठीक। अब आता है कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 26। देखो भैया सेक्शन नंबर 26 हमने देखा ना, कौन सा, ये रहा कंटेंट वाला, वापस दिखा देता हूं। ये देखो सेक्शन नंबर 26, जिसके अंदर जो कंटेंट क्या होना चाहिए प्रॉस्पेक्टस के अंदर वो लिखा हुआ होता है। आजकल तो आरएचपी, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है ना, वही पूरा फॉर्मेट ही है, लेकिन फिर भी ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इन इंफॉर्मेशन जो 26 के अंदर कंटेंट बोला हुआ है, अगर आप उसमें से कुछ चीज़ों को छिपा देते हो या फिर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो उस केस के अंदर पनिशमेंट है भैया सेक्शन नंबर 26 के अंदर। द पनिशमेंट ऑफ कंट्रावेशन ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 26(9) of the act, which include a fine not less than 50,000 and not more than 3 लाख। कम से कम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए का पेनल्टी फाइन लगाया जाएगा। अच्छा जी, एनी पर्सन knowingly participate in the issue of prospectus even after knowing that it is not contravention of the provision shall be punished with the imprisonment, मतलब जेल हो जाएगी उसको 3 साल तक की। अगर कोई बंदा है जिसने ये गलती की है भाई, जिसके ऊपर ये लाइबिलिटी थी कि ये सारा कंटेंट तैयार करना, उसने मिस्टेक की है, उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है, अगर आप 26 सेक्शन के अंदर जो बोला गया है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, वो है आपका मिस स्टेटमेंट इन अ प्रॉस्पेक्टस अंडर कंपनी लॉ। अगर आप मिस स्टेटमेंट डालते हैं, कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर जिसको पढ़ करके जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन ले रहा है, यानी कि जो आपने मिस इंफॉर्मेशन डाली है, गलत सूचना डाली है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, उसको पढ़ करके किसी इन्वेस्टर का डिसीजन प्रभावित हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही कोई शेयर खरीदे या न खरीदे उसका डिसीजन ले रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन गलत है, तो उस केस के अंदर आपकी सिविल लायबिलिटी होती है। ओके, अब ये सिविल लायबिलिटी जो है वो सेक्शन नंबर 35 के अंदर प्रोवाइड की गई है। वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब टू अ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कोई बंदा जो है, कोई सब्सक्राइबर जो है, कोई इन्वेस्टर जो है आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, किस बात पर,
एनी मिस स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस इंफॉर्मेशन दी गई है, मिस स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है कि हाँ मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूंगा। बाद में उसको पता चलता है ये मिस इंफॉर्मेशन थी और वो सफर करता है लॉस। तो इस केस के अंदर लायबिलिटी होगी, सिविल लायबिलिटी होगी किसकी? कंपनी की और ऑथोराइज्ड पर्सन की। जैसे डायरेक्टर होगा, प्रमोटर होगा, कंपनी होगा, इनकी लायबिलिटी है कि भैया उस बंदे को जितना भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वजह से हुआ, आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, दिस कंडीशन इंक्लूड, अब ये कंडीशन में क्या इंक्लूड होता है? सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्टिंग अपॉन द मिस स्टेटमेंट। सबसे पहले जो एक्टिंग की गई है, मतलब एक्टिंग का मतलब एक्ट किया गया है किस बात का? कि उस सिक्योरिटी को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कौन करेगा? इन्वेस्टर। तो वो किस बेसिस पे किया गया है? उस मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे किया गया है। ओके, यानी कि उसको मिस स्टेटमेंट को पढ़ करके ये डिसाइड किया गया है कि हम इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, और फिर उस मिस स्टेटमेंट की वजह से सामने वाले इन्वेस्टर को, सब्सक्राइबर को हो जाता है लॉस। और उसकी ये नॉलेज में था, किसकी? शिकायतकर्ता की। प्लेंटिफ मतलब शिकायतकर्ता हो गया आपका, जो इन्वेस्टर है उसकी ये नॉलेज में था ये मिस स्टेटमेंट, और उसी के बेसिस पर उसने डिसीजन लिया। सच मिस स्टेटमेंट मस्ट बी अ मटेरियल टू द फैक्ट, मतलब मिस स्टेटमेंट मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में लग रहा है कि हाँ भाई इसकी वजह से प्रभाव पड़ सकता है ना, 19-20 नहीं होना चाहिए। ओके, in the above condition are met, the plaintiff can be claim remedies against the company as well as against the authorized person। अगर जो शिकायत करता है, जो इन्वेस्टर है, उसको लग रहा है कि इस मिस स्टेटमेंट की वजह से मुझे ये लॉस हुआ है, और अगर वो सही पाया जाता है तो उस केस के अंदर कंपनी और जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसकी वजह से वो मिस स्टेटमेंट हुआ है, उससे उस इन्वेस्टर को रेमेडीज मिलेगी। रेमेडीज मतलब उसको जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। द रेमेडीज इंक्लूड रेजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस फॉर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। ओके, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी? सिविल लायबिलिटी। मिस स्टेटमेंट के केस के अंदर जितना नुकसान हुआ है सामने वाले इन्वेस्टर को, वो कंपनी और उसके जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो भरेंगे। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्रिमिनल लायबिलिटी। बिल्कुल भैया, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात चल रही है। अब क्रिमिनल लायबिलिटी क्या सिविल लायबिलिटी से अलग है थोड़ी, है ना? अपार्ट फ्रॉम द सिविल लायबिलिटी इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट। सिविल लायबिलिटी तो मिस स्टेटमेंट के केस में होती है, यहां आपका जो मामला है वो है फ्रॉड से रिलेटेड। क्रिमिनल लायबिलिटी हैज बीन प्रोवाइड अंडर सेक्शन 447 ऑफ द एक्ट इन केस ऑफ, बस ये वर्ड ध्यान रखिए, फ्रॉड। तो सिविल लायबिलिटी किस केस में होती है? मिस स्टेटमेंट के केस में होती है। और हमारी जो क्रिमिनल लायबिलिटी वो किस केस में होती है? फ्रॉड के केस में होती है। जो इन्वेस्टर है ना कंपनी का, जिसने प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके डिसीजन लिया उस कंपनी में पैसा लगाने का, और वहां पर फ्रॉड किया गया है, यानी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत सारी गलत जानबूझ के सूचनाएं दी गई है, जानबूझ के, अनजाने में नहीं, जानबूझ के प्रोस्पेक्टस को इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया गया है, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन जानबूझ के दी गई है ताकि उनको पढ़ करके लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये फ्रॉड के नजरिए से अगर ऐसा करा गया है तो उस केस के अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, और जो है केस किया जा सकता है किसके अगेंस्ट? सारे के सारे डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जो प्रोस्पेक्टस इशू करवाने में सहयोगी थे, सारे के सारे प्रपोज डायरेक्टर के ऊपर, मतलब जो आने वाले डायरेक्टर बनेंगे, सारे के सारे प्रमोटर्स के ऊपर जिन्होंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, और जो भी एक्सपर्ट इन्वॉल्व था जो अपनी ओपिनियन दे रहा था उस प्रोस्पेक्टस के बारे में, इन सब के ऊपर क्रिमिनल केस किया जा सकता है। ओके, और जा सकता है क्या? किया जाएगा। ओके जी, क्रिमिनल केस के अंदर यहां पर कम से कम 6 महीने की आपको जेल हो सकती है, एंड ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक हो सकती है। तो 6 महीने कम से कम जेल और ज्यादा से ज्यादा 10 ईयर तक की जेल हो सकती है, जो भी बंदा उसके लिए लायबल होगा। और इसके अलावा जो भी लॉस हुआ है सामने वाले को, उसकी डैमेजेस के लिए भी क्लेम किया जाएगा, और जितना लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की जा सकती है कंपनी से और ऑथोराइज्ड पर्सन से।
और ये लॉस जो है वो जितना लॉस हुआ है उससे 3 गुना, मतलब 3 गुना से ज़्यादा रिकवरी नहीं की जा सकती। जैसे एक बंदे को 1 करोड़ का लॉस हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी 3 करोड़ हो सकती है, 3 गुना हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक लाइन और लिखी हुई है, द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ द इशू इन्वॉल्व अ पब्लिक इंटरेस्ट द मिनिमम टर्म इन इम्पेयरमेंट जो है वो हो जाएगी 3 ईयर। जब लगे कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट को तोड़ा गया है, पब्लिक के हित के लिए, ये जो 6 महीने की सजा है ना, इसको कम से कम 3 साल की भी किया जा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था ये, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा था नहीं, रट्टे मारने वाला पार्ट था, मैंने पूरा करवा दिया है। अब अपनी बुक से एक बार रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना, थोड़ा सा पेनल्टी वगैरह याद कर लेना, सेक्शन थोड़ा सा याद कर लेना और जाके लिख देना अगर इस बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।